बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद और आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि पोल खोल बेस्ट नेम है। इस पोल खोल नाम को चेंज नहीं किया जाना चाहिए, तो आज से यही नाम कंटिन्यू रहेगा। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस फिल्म में कितने का प्रॉफिट होगा। इमरान और मुकेश भट्ट के लिए यह फिल्म सोने की खदान कैसे बन गई। देखिए, इस फिल्म का बजट था सिर्फ 45 CR और वो 45 CR रिकवर हो गए थे म्यूजिक राइट से और डिजिटल राइट से। तो वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल का जो भी बिजनेस हुआ है वो पूरे का पूरा प्रॉफिट है। इस फिल्म ने पहले वीक में बिजनेस किया 115 करोड़ नेट का और दूसरे वीकेंड में बिजनेस किया 25 करोड़ नेट का, यानी कि 140 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। और इसका मतलब यह हुआ कि लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 175 CR का। 175 CR नेट का मतलब है कि प्रोड्यूसर को शेयर मिलेगा मिनिमम 75 CR का। ओवरसीज का शेयर भी कम से कम 15 करोड़ का होगा, यानी कि प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट और इमरान हाशमी को टोटल प्रॉफिट मिलेगा कम से कम 90 CR का। यह मैंने ना मुकेश भट्ट साहब से पूछा ना इमरान से पूछा कि उनकी डील क्या है, जो प्रॉफिट है उसमें 50-50 है या कुछ कम ज्यादा है। दोनों की डील जो भी हो, कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म इन दोनों के लिए सोने की खदान साबित हुई है। आज के वक्त में जहां किसी भी फिल्म में प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल काम है, वहीं पर इन दोनों को इस फिल्म से प्रॉफिट हो रहा है 90 CR का, जो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तेलुगु फिल्मों का एक एक्टर है जिसका नाम है तेजा सज्जा, जिसकी फिल्म मिराई भी हिंदी में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने ठीक ठीक बिजनेस किया था। उससे पहले भी तेजा की तेलुगु में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ज़ॉम्बी रेड्डी। उस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था, यही वजह है कि निर्माता ज़ॉम्बी रेड्डी 2 बना रहे हैं। इस प्रोड्यूसर का नाम है विश्वा प्रसाद और ये ही प्रभास की फिल्म राजा साहब का भी प्रोड्यूसर था। मीडिया की खबरों के मुताबिक उस फिल्म में इसको नुकसान हुआ था 425 CR का, एक सिंगल फिल्म में 425 CR का। और मीडिया का ऐसा कहना है कि ये नुकसान इतना बड़ा था कि इस नुकसान के बाद ये प्रोड्यूसर बैंकरप्ट हो गया था। लेकिन ये जो फिल्म बनाने की बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको लग गई उसको जिंदगी भर छोड़ती नहीं है, मरने के बाद ही ये बीमारी खत्म होती है। तो विश्व प्रसाद को भी ये बीमारी लग चुकी है, तो जाहिर सी बात है वो भी फिल्में बनाना बंद तो नहीं कर सकता, पैसे हो या ना हो। मैं आपको ये बता दूं कि सन्नी देओल की फिल्म जाट का प्रोड्यूसर भी विश्व प्रसाद ही था और बताया जाता है कि उस फिल्म में भी तकरीबन 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मीडिया की खबरों के मुताबिक आज तक इस निर्माता ने जो भी फिल्म बनाई है कोई भी नहीं चली। तकरीबन हर फिल्म में इस निर्माता को नुकसान हुआ है। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस निर्माता को अब तक तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, उस वक्त से लेकर अब तक जब से इसने फिल्में बनानी शुरू की हैं। हिंदी फिल्मों का एक अच्छा डायरेक्टर है जिसका नाम है सुपर्ण वर्मा। ज़ॉम्बी रेड्डी 2 का डायरेक्शन सुपर्ण ही कर रहा है, क्योंकि तेजा सज्जा का ऐसा यकीन है कि अगर सुपर्ण इस फिल्म का डायरेक्शन करेगा तो ये फिल्म हिंदी दर्शकों के लिए अच्छी बनेगी, ये फिल्म हिंदी में बढ़िया बिजनेस करेगी। तेजा का ऐसा मानना है कि तेलुगु दर्शक तो इस फिल्म को उसकी वजह से देख लेंगे और जो हिंदी दर्शक है वो इस फिल्म को सुपर्ण की वजह से देखेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो तेजा सोच रहा है वही होगा या नहीं होगा, ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। इस फिल्म में भी कहीं इस निर्माता को बेचारे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अगर कहीं इस फिल्म में भी इस निर्माता को बेचारे को नुकसान हो गया तो शायद फिर आगे कोई फिल्म ये बना नहीं पाएगा, हिम्मत हार जाएगा। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि हर्षवर्धन राणे ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग चालू कर दी है जिसका नाम है पुलिस कंपनी। इस फिल्म की कहानी आधारित है मुंबई पुलिस पर और मुंबई पुलिस का एक ऑफिसर हुआ करता था दया नायक, वही रोल हर्षवर्धन राणे प्ले कर रहा है। हर्षवर्धन भाई ऊपर कैसे हो? फिल्म का डायरेक्शन कर रहा है राम गोपाल वर्मा। मैं आपको ये बता दूं कि राम गोपाल वर्मा दया नायक की कहानी पर पहले भी एक फिल्म बना चुका है जिसका नाम था अब तक 56।
अब तक 56 भी बनी थी, यानी कि दया नायक की कहानी पर यह तीसरी फिल्म बन रही है। दया की कहानी पर बनने वाली पिछली दोनों फिल्में सुपर फ्लॉप रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो तीसरी फिल्म बन रही है दया की कहानी पर, यह चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, लोगों को ये पसंद आएगी या नहीं आएगी। आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि क्या ये फिल्म चलेगी। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां कोई भी ये कबूल नहीं करता कि वो फेलियर है, जहां कोई भी ये नहीं कहता कि भाई उसका काम नहीं चल रहा है, जहां कोई भी ये नहीं कहता कि वो खाली घर बैठा हुआ है, उसके पास कोई भी काम नहीं है। लेकिन उर्फी जावेद एक ऐसी लड़की है जो सच बोलती रहती है। तो अब उर्फी जावेद ने सच बताया है कि उसका ये साल कितना ज़्यादा खराब गया है। उर्फी का कहना यह है कि मैं इस साल में पूरी तरह से फेलियर रही हूं, मेरा कोई भी काम इस साल में हुआ ही नहीं है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फेलियर्स पिछले एक साल के। तो मेरा जो सीजन 2 आने वाला था फॉलो कर लो यार का, 1 महीने पहले कैंसिल कर दिया प्राइम ने। फिर मैं नेटफ्लिक्स का एक शो कर रही थी, हमने एक एपिसोड शूट भी कर लिया था और नेटफ्लिक्स ने बोला बड़ा ही घटिया है शो, कैंसिल कर दिया एक एपिसोड शूट करने के बाद। फिर मैंने ना उसके लिए बोला खतरों के खिलाड़ी के लिए, चलो खतरों के खिलाड़ी कर लेती हूँ, उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। एंड देन जहाँ मैं ब्रांड डील्स करती थी लाइक 5-6 महीने में, सडनली अब मैं 3-4 महीने में 2 आधी कर रही हूँ, उससे ज्यादा मुझे मिल ही नहीं रही है। और हाँ, प्लेग्राउंड में भी मुझे रिप्लेस कर दिया इस साल, लास्ट ईयर में मेंटोर थी। और फिर मुझे लॉकअप का ऑफर आया तो मैंने सोचा कर लेते हैं, लेकिन फिर ना एक शो से मेरी 1 दिन की डेट क्लैश हो रही थी, तो दूसरे शो वालों ने करने नहीं दिया क्योंकि वो पहले साइन किया था। फिर जब लॉकअप शुरू हो गया तब मुझे दूसरे शो वाले बोलते कि अरे हमारा शो तो आगे चला गया है। एंड आई एम लाइक व्हाट द फक, ये सब कुछ हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, हो जाने दो, मैं ना बिग बॉस ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एक रियलिटी शो करना था, मतलब वो तो रखा ही हुआ है। सो व्हेन आई अप्रोच्ड बिग बॉस पीपल, हमारी मीटिंग हुई एंड देन दे जस्ट रिजेक्टेड मी। मतलब आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम बिग बॉस। I genuinely think that this year has been a year of rejection from me. और आप यकीन कीजिए जो भी उर्फी ने बताया है वो बिल्कुल सही है। हकीकत यही है कि बॉलीवुड में ऐसा ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी कबूल नहीं करता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि भोजपुरी एक्टर रवि किशन कितना ड्रामा करता है, कहीं ना कहीं कुछ भी उल जुलूल बातें करता रहता है। कभी कहता है कि गोरखपुर स्पेन बन गया है, कभी कहता है कि लखनऊ अमेरिका बन गया है, मतलब कुछ भी फेंकता है। और जिस तरह की बातें रवि करता है उससे साफ पता चलता है कि रवि बेचारा अनपढ़ है, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बातें कर ही नहीं सकता जैसी रवि करता है। रवि को यह तक पता नहीं है कि ब्रह्मोस क्या है। उसने कहा कि यूपी में ब्रह्मोस रॉकेट बन रहा है। ब्रह्मोस रॉकेट तो है ही नहीं, एक्चुअली ब्रह्मोस मिसाइल है। लेकिन अब अनपढ़ रवि किशन के सिग्नेचर सामने आए हैं, जरा आप देखिए। देख लिया भाई साहब आपने? ये है रवि किशन के सिग्नेचर, ऑटोग्राफ। अनपढ़ होना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हर वीडियो में मुझे कंगना के बारे में कुछ कहना ही पड़ता है। जब से कंगना ने जेनजी को गटर जनरेशन कहा है तब से बहुत सारे लोग कंगना के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंगना के इस बयान पर रिएक्शन दिया। कंगना को मैंने है टांगना, ऐसी जगह टांगना, शुगर डैडीज पे बहुत उछल रही है वो। तू रुक जा बेटी, जो साड़ी और ये जो 10-10 लाख के पर्स लेके घूम रही है ना, कौन दे रहा है तुझे? कौन दे रहा? और ये जो फिल्में बना रही है किसके पैसों पर? और अब कंगना ने उनको रिप्लाई दिया है, जरा सुन लीजिए। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। तो कंगना के इस बयान से क्या होने वाला है? इससे ये होगा कि जो बॉलीवुड के लोग हैं जिनके बारे में कंगना बात कर रही है वो फिर से कुछ कहेंगे, और जो भी वो कहेंगे उनका जवाब फिर से कंगना देगी। फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूंगी। आई कैन हेल्प देम इफ दे वांट, बट आई एम नॉट हियर टू लिसन थिंग्स फ्रॉम देम। और जहां तक बाबा रामदेव जी की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है।
यानी कि कंगना की पूरी जिंदगी इन्हीं कामों में खत्म हो जानी है कि लोगों ने उसके बारे में कुछ कहना है, उसने लोगों के बारे में कुछ कहना है। सही है कंगना दीदी, सही जा रही हो आप। मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड से जितने लोग भी राजनीति में गए हैं वो सब बहुत बड़े ड्रामा है। अगर वो ड्रामा नहीं होते तो राजनीति में नहीं जाते। राजनीति में जाने का मतलब क्या है कि भाई एक आदमी को झूठ बोलना अच्छे तरीके से आना चाहिए, एक आदमी को ड्रामा करना अच्छे तरीके से आना चाहिए, एक आदमी को दूसरों को बेवकूफ़ बनाना अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आजकल रवि किशन खूब ड्रामा कर रहा है, कुछ ना कुछ कहता रहता है, तो इसी बीच रवि के कुछ पुराने वीडियो वायरल हो गए हैं। लोग रवि से पूछ रहे हैं कि भाई ये जो आपके वीडियो हैं इनके बारे में अब आपका क्या कहना है। आप भी जरा ये वीडियोस देख लीजिए। कि हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, मेरे बाबा कांग्रेसी हैं, तीन कांग्रेसी, 3 गांधियों का खून इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सना हुआ है, वो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस का प्रेमी हूं मैं, कांग्रेस का भक्त हूं मैं, मेरे पिताजी भी भक्त हैं, कट्टर कांग्रेसी हूं मैं, मेरे विचारधाराएं कांग्रेस से, आइडियोलॉजी मिलती है कांग्रेस से। रवि ने खुद ही कहा था कि उसके बाप दादा भी कांग्रेसी रहे हैं। रवि ने खुद ही कहा था कि वो कांग्रेस का बहुत बड़ा सपोर्टर है। रवि ने खुद ही कहा था कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो वही है जिसको रवि भी मानता है। लेकिन आज रवि कुछ और बातें कर रहा है। आज रवि 24 आवर झूठ बोल रहा है। तो अब लोग रवि से पूछ रहे हैं कि भाई तू अगर अपनी ही बातों का नहीं है, तू जो कहता है उसी पर अडिग नहीं है, तो तेरी बात कोई कैसे माने, तेरी किसी भी बात पर कैसे यकीन किया जाए। जो इसकी बातों पर यकीन करता है वही पागल है, इसकी किसी बात पे यकीन नहीं होना चाहिए। कैटरीना का भी एक वीडियो वायरल हो गया है, जब कैटरीना से एक पत्रकार ने पूछा कि एक बड़े स्टार से आपका नाम जुड़ा है और उसकी वजह से ही आप इतनी बड़ी स्टार बनी हैं, क्या ये सच है? तो देखिए कैटरीना ने क्या जवाब दिया था। मुझे ऐसे लगते हैं इसके बारे में बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन इंसान का जो डेस्टिनी है ना वो सिर्फ भगवान के हाथ में है। और जैसे आप कह रहे हैं ना, जिस मुकाम तक मैं अभी पहुंच सकती थी, वो मेरी डेस्टिनी में है, वो किसी एक आदमी की वजह से नहीं हो। और मेरे ख्याल में जो कैट ने कहा है वो 100% सच है। अगर किसी एक आदमी के साथ किसी का नाम जुड़ने से कोई लड़की सुपरस्टार बन सकती है तो आज बॉलीवुड में सैकड़ों सुपरस्टार्स होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी एक फिल्म वाले के साथ एक लड़की का नाम जुड़ने से वो लड़की सुपरस्टार बन जाती तो आज की तारीख में बॉलीवुड की जो फैमिलीज हैं उनमें बहुत सारी लड़कियां हैं, वो सब बहुत बड़ी स्टार्स होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हकीकत यह है कि जो कैट ने कहा है वो बिल्कुल सच है। ये पब्लिक के हाथ में है कि वो किसको स्टार बनाएगी और किसको जीरो रखेगी। ये हर एक इंसान का अपना हार्डवर्क है जो जिंदगी में उसे कुछ बनाता है। सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ नाम जुड़ने से कोई भी लड़की बॉलीवुड में स्टार नहीं बन सकती। वीर पहाड़िया की एक फिल्म आ रही है, इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया है, गाने भी रिलीज हो गए हैं और ये फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है। जब इस फिल्म के निर्माता से मैंने पूछा कि भाई साहब आपने ये फिल्म क्यों बनाई है, तो निर्माता ने मुझे बताया कि एक साउथ की फिल्म का रीमेक है ये फिल्म। वो साउथ की फिल्म बहुत बड़ी हिट थी और यही वजह है कि उस फिल्म को हिंदी में बनाया गया है। लेकिन प्रोड्यूसर ने यह भी बताया कि उसने वीर पहाड़िया को 1 रुपया भी नहीं दिया। वीर ने इस फिल्म में फ्री काम किया है और यही वजह है कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 20 CR। तो प्रोड्यूसर का ऐसा मानना है कि ये फिल्म कम से कम 50 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी थिएटर में और उसको थिएटर से मिलेंगे कम से कम 20 करोड़ रुपए। लेकिन मैंने प्रोड्यूसर को बताया कि भाई साहब आपका जो ये पैसा लगा है ये डूब गया है, ये गटर में चला गया है। इस फिल्म को थिएटर में एक कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस फिल्म का थिएट्रिकल लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 1 to 2 CR, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, कोई तरीका नहीं है। और जब इस फिल्म का इतना बिजनेस होगा थिएटर्स में तो फिर इस फिल्म के कोई भी राइट्स बिकेंगे नहीं। मैं आपको बता दूं कि अब तक इस फिल्म के OTT राइट्स नहीं बिके हैं। जाहिर सी बात है जो OTT कंपनीज हैं उन्होंने कहा है कि भाई आप इस फिल्म को थिएटर में रिलीज कीजिए, अगर बढ़िया बिजनेस किया तो हम खरीदेंगे। जाहिर सी बात है बिजनेस होना नहीं है तो बिकने नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस निर्माता को ऐसा लग रहा है कि इसने वीर पहाड़िया को पैसे नहीं दिए तो इसने बहुत बड़ी जंग जीत ली है और इसको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, तो ये बिल्कुल सब कुछ धोखा है। इसके जो 20 करोड़ रुपए लगे हैं वो गटर में चले गए हैं, उनमें से कुछ भी वापसी आना नहीं है।
बॉलीवुड में एक बंदा है जिसका नाम है रोहनदीप। ये हरमन बावेजा के साथ रहता है। हरमन सबके साथ फिल्में बनाता रहता है। टी सीरीज के साथ भी हरमन ने फिल्म बनाई है और अब कार्तिक की भी एक फिल्म का प्रोड्यूसर हरमन ही है जिसका नाम है कैप्टन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रोहनदीप है ये बहुत बड़ा चालू आदमी है। इसकी टोपी उसके सर करने में ये मास्टर आदमी है। ये बॉलीवुड वालों को किस तरह से बेवकूफ बनाता है वो मैं आपको समझाता हूं। समझ लो कि रोहन आपके साथ आकर बैठा, तो जैसे ही ये आपके साथ बैठेगा वैसे ही अगले आधे घंटे में इसको बॉलीवुड के सब बड़े बड़े लोग कॉल करेंगे, जैसे कि शाहरुख खान, करण जौहर, भूषण कुमार, संजय लीला भंसाली, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा वगैरह वगैरह। फिर ये आपको अपने फोटो दिखाएगा कि पुनीत गोयनका के साथ ये बैठा हुआ है, सुभाष जी के साथ ये बैठा हुआ है, अमेज़न के हेड के साथ ये बैठा हुआ है, नेटफ्लिक्स के हेड के साथ ये बैठा हुआ है, जियो के हेड के साथ ये बैठा हुआ है। तो जब आपके सामने इतने बड़े बड़े लोगों का इसको कॉल आएगा और आप इसके फोटो देखेंगे तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि वाकई ये आदमी कोई बहुत बड़ा आदमी है। ये आदमी बॉलीवुड के बच्चे बच्चे को जानता है। ये आदमी इतना पावरफुल है कि ये जो भी कह देगा वही बॉलीवुड में हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आदमी बेचारा लुक्खा आदमी है। तो एक्चुअली जब ये आपके पास आता है तो बाहर 10 लोगों को बोलकर आ जाता है कि मुझे कॉल करना, और जैसे इसको कॉल आता है तो ये कॉल उठाता है। हाँ ब्रो करण, क्या हाल है तेरे? तो कब मिल रहा है? अच्छा ठीक है, वहां मिलते हैं। अगला कॉल आएगा। हाँ ब्रो भूषण, क्या हाल है यार? अच्छा 2 दिन से तू मिला ही नहीं मुझे यार। अच्छा ठीक है, तो शाम में मिलते हैं। अंकिता लोखंडे के हस्बैंड विक्की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विक्की एक फिल्म बना रहा है जिसमें हीरो है टाइगर और जिसका डायरेक्टर है रेमो डिसूजा। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर रोहन विक्की के पास गया और विक्की के सामने भी वैसा ही किया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो विक्की को यकीन हो गया कि यह आदमी कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है। अगले ही दिन इस भाई ने विक्की को जी का एक फेक ईमेल दे दिया और उसमें बताया कि इस फिल्म के ओटीटी राइट्स जी ने 28 CR में खरीद लिए हैं। लेकिन हकीकत यह थी कि वो डुप्लीकेट मेल था। जी के किसी भी आदमी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो उस मेल को सच्चा मान के, उसको आधार मान के विक्की ने इस फिल्म में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन शूटिंग शुरू होने से 2 दिन पहले पता चला कि वो जो मेल था वो तो फेक था। जी को तो इस प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। जी तो इस फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आखिरी वक्त में क्या किया जाए? कोई रास्ता नहीं है। पैसे तो लगाने पड़ेंगे, शूटिंग तो चालू करनी पड़ेगी, फिल्म तो बनानी पड़ेगी। तो बेचारे विक्की ने फिल्म की शूटिंग चालू कर दी और शूटिंग आज भी चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोहनदीप के ऊपर इस मेल को लेकर 2 लोगों ने FIR करा दिया है। अंबोली पुलिस तहकीकात कर रही है और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी वैसे ही फैसला किया जाएगा कि इस रोहनदीप को जेल में डाला जाए या नहीं डाला जाए। देख लो आप, कितने बड़े बड़े तुर्रम खान लोग पड़े हुए हैं बॉलीवुड में। इमरान भाई की एक और फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है गन मास्टर G9। इमरान की लास्ट फिल्म आवारापन 2 बहुत बड़ी हिट हो गई है। तो यही वजह है कि जो आने वाली फिल्म है उसको ऐसा माना जा रहा है कि वो भी हिट होगी। टीजर चालू होता है और पहला ही एक्शन सीन है। इमरान हाशमी के डायलॉग्स चालू होते हैं। इमरान हाशमी कहता है कि भाई वो मर जाए, गल जाए, खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो उसका इश्क है उसकी दहलीज पर पहुंचने से पहले कुछ ना हो। अब एक सीन आता है जिसमें हिमेश का गाना है अफसाना अफसाना, यानी कि इससे क्लियर हो जाता है कि इस फिल्म का म्यूजिक हिमेश ने दिया है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य ने। इस फिल्म में हीरोइन की भूमिका निभाई है रितेश की वाइफ जेनेलिया ने। अब रजनीकांत टाइप सीन आता है। सिगरेट ऐसे होते होते इमरान की उंगलियों में आती है और इमरान सिगरेट पीता है और फिर से एक्शन सीन चालू होता है। तो इस टीजर को देखकर यह कहा जा सकता है कि ये फिल्म एक एक्शन फिल्म है विद लव स्टोरी और ये बिल्कुल करेक्ट सब्जेक्ट है आज के लिए। बताया जा रहा है कि हिमेश ने इस फिल्म का म्यूजिक बहुत बढ़िया बनाया है। कम से कम 2-3 गाने तो ऐसे हैं जो ब्लॉकबस्टर होने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर जाहिर सी बात है फिल्म को बहुत ही कमाल की ओपनिंग मिलेगी। फिल्म में इमरान का लुक भी अच्छा है और इमरान के हिसाब की फिल्म है, यानी कि म्यूजिक है, एक्शन है, लव स्टोरी है, थ्रिल है। तो इस टीजर को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म के चलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर ये फिल्म चल गई तो फिर इमरान का 100% ऑफिशियली कमबैक हो जाएगा।
इमरान वन ऑफ द सुपरस्टार माना जाएगा। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दीपक मुकुट साहब ने, जो काफी फिल्में बना चुके हैं। सनम तेरी कसम भी उन्हीं की फिल्म है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाब फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा वगैरह वगैरह। और इन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे फेमस लोग हैं, लेकिन इन सभी फेमस लोगों में से एक लड़की है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुखी है। उसका नाम है सुनंदा शर्मा। यह लड़की पंजाबी सिंगर है और डेली का इसका एक ही रूटीन है कि इसने रोते हुए एक वीडियो डालनी है, दुखी होते हुए एक वीडियो बनानी है। वो बहाने से उठा जाकर किसी और का हो गया, बड़े मजमे में मैं अकेला हो गया। जितने दिल तोड़े हैं तेरे जाने के बाद ये अफसोस है, यानी तुझसे बिछड़कर मैं तेरे जैसा हो गया। रोजाना इसने दुनिया को ज्ञान देना है कि प्यार क्या चीज है, प्यार किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, प्यार में धोखा नहीं देना चाहिए, प्यार में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लाइव एग्जांपल ऑफ दैट थिंग। तुसी कल्ले सारी दुनिया जित सकदे हो, तुसी सारा कुछ कर सकदे हो, बस थोड़ी नीयत साफ होनी चाहिए। तुसी जो भी कर रहे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस बहुत सारा प्यार, रजमा प्यार करो सारे ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ प्यार। मैडम माफ कर दो, लोग ये आपके वीडियोस देख देख कर थक चुके हैं, लोगों का दिमाग सड़ चुका है आपके ये वीडियोस देखकर। बादशाह जब कोई छोड़ के जाता है, धोखा दे के जाता है, तो मलाल मत किया करें, वो आपके भीतरी के और भी रास्ते खोल के जाता है। इस चीज का शुक्र किया, इसका शुक्र। देखिए मैडम जी, अगर आपने 20-25 लोगों को अपने शोरूम में बुलाया, उनको चमचम खिलाई, तो ये उन लोगों की बिल्कुल गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। आपने उनको अपने शोरूम में बुलाया, आपने चमचम खिलाई, उन्होंने खा ली। जब आप किसी को चमचम दोगी तो वो क्यों नहीं खाएगा? फिर आप अब रो रो कर डेली वीडियोस बनाती हो, उसने मुझे वहां धोखा दिया, उसने मुझे हराने की कोशिश की, मैं हारी नहीं। बादशाह, किसी को धोखा मत देना, किसी का दिल मत तोड़ना। बादशाह, किसी को धोखा देना बहुत बड़ा पाप है। बादशाह, किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। बादशाह, प्यार करो, बस सबसे अच्छे से प्यार करो। मतलब आपके इस डेली के ड्रामे से किसी को क्या लेना देना है? किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहती हो, क्या नहीं कहती हो। कि तू अगर सलीके से तोड़ता मुझे, तू अगर सलीके से तोड़ता मुझे, तो मेरे टुकड़े भी तेरे काम आते। लोग आपके वीडियोस देखकर आपके मजे लेते हैं, हंसते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि कितने लोग आपकी चमचम खा चुके हैं। और ये इस बात का भी सबूत है कि आप बहुत बड़ी करप्ट हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि बादशाह बहुत बड़ा करप्ट है। करप्ट, लुक्खा, झूठा, मक्कार बादशाह भी लोगों को ज्ञान देता है प्यार के बारे में। खुद 2 शादियां कर चुका है, दोनों नहीं चली, आगे भी कभी शादी नहीं चलेगी, क्योंकि महा झूठा है, जो कुछ कहता है सब कुछ झूठ है। ठीक वैसा ही आपका है। ये जो आप वीडियोस बनाती हो, ये इस बात का सबूत है कि आप बहुत बड़ी करप्ट हो, आप सच्ची लड़की नहीं हो। क्योंकि जो सच्ची लड़कियां होती है वो इस तरह से बात ही नहीं करती, जो सच्ची लड़कियां होती है वो ऐसी हरकतें ही नहीं करती जैसी आप कर रही हो, जिस तरह के वीडियोस आप बना रही हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रो रो कर ये वीडियो बनाकर अपना मजाक खुद ही मत बनाइए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपके इन वीडियोस से। बॉलीवुड में एक महा फ्लॉप एक्टर है जिसका नाम है संजय कपूर। इसने अपने आप को कई बार हीरो माना, लेकिन हीरो कभी बना नहीं। अब इस भाई ने एक पॉडकास्ट किया और अपनी एक फिल्म के बारे में बताया। सिर्फ तुम लगी वो इतनी चली कि आज हम 27 साल के बाद उस पिक्चर की बात कर रहे हैं। डेस्टिनी जो चीज होती है, मैंने सिर्फ तुम के बाद एक पिक्चर नहीं साइन की। अच्छा, इस पॉडकास्ट के बाद ही मैं जाना हूं कि ऐसी भी कोई फिल्म रिलीज हुई थी। लेकिन ये भाई बहुत ही प्राउडली कह रहा है कि 27 साल के बाद लोग इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, कितनी अच्छी थी कि 27 साल के बाद इस फिल्म के बारे में बात हो रही है। लेकिन भाई साहब, मुझे ये तो बताइए कि इस फिल्म के बारे में बात कौन कर रहा है? आप ही की फिल्म थी, आप ही को पता है कि कब बनी थी, आप ही को पता है कि कब रिलीज हुई थी, और आपने ही इस फिल्म के बारे में उस वक्त बात की होगी जब कभी रिलीज हुई होगी। और 27 साल के बाद भी आप ही इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हो। हम तो नहीं कर रहे हैं, कोई और तो नहीं कर रहा है, ना हमें पता कि ये कौन सी फिल्म थी। हमें तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद ही पता चला कि ऐसी भी कोई फिल्म थी, और आपने खुद ही बताया कि इस फिल्म के बाद आपको कोई फिल्म नहीं मिली, इसके बाद आपको किसी ने साइन नहीं किया।
और वो फिल्म के बाद आई ऑल्सो डोंट नो कि वो क्या हुआ। लोगों ने तारीफ की पिक्चर की, आज तक लोग बात करते हैं, बट मुझे किसी ने साइन नहीं किया उसके बाद। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कितनी वाहियात फिल्म रही होगी, कितनी घटिया फिल्म रही होगी। ऐसी एक फिल्म जिसके रिलीज होने के बाद किसी ने आपको साइन ही नहीं किया, जिस फिल्म के बारे में हम आज तक नहीं जानते थे कि ऐसी भी कोई फिल्म थी, और उस फिल्म के बारे में बात करते हुए आप ये कह रहे हो कि वो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी उस वक्त की, और आज 27 साल के बाद भी उस फिल्म के बारे में बात की जाती है। अरे कुछ तो मर्यादा रखिए। मतलब आप लोगों की इस तरह की बातें सुनकर मैं हैरान हो जाता हूं, मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि किस तरह का दिमाग है आप लोगों का, कितने बड़े अकल से पैदल हो आप लोग यार। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज रखो। गोविंदा भी आज की तारीख में न्यूज में है, भले ही बीवी की वजह से हो, भले ही गर्लफ्रेंड की वजह से हो। इसने भी एक पॉडकास्ट किया, और जब मैडम ने इससे पूछा कि आप इतने बदनाम क्यों हो, आप टाइम पर शूट पर क्यों नहीं आते थे। ऐसी बदनाम है क्या आप कि वक्त पर नहीं आते? वो तो चांस ही नहीं था कि मैं समय पे आऊं। क्यों? 5 शिफ्ट कहाँ होती है, नोबडी कैन डू, ये किसी के उसमें नहीं है। जो आपके साथ काम करते थे फिल्म में, वो आपका इंतजार करते रहते थे और आप आते ही नहीं थे। तो गोविंदा ने बड़ी ही ईमानदारी से कहा कि पॉसिबल ही नहीं था। अगर एक आदमी एक दिन में 5-6 फिल्मों की शूटिंग कर रहा है तो वो हर जगह टाइम पर पहुंच ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैडम ने गोविंदा से पूछा कि फिर आप फिल्में साइन क्यों करते थे? 4-5 शूटिंग कैसे करेगा? तो आप साइन क्यों करते थे फिर इतनी सारी फिल्में एक साथ? तो सभी लोगों ने किया था। आप जब साइन करते तो किसी कॉलर पकड़ के थोड़ी ना कहते कि मुझे साइन करो। हाँ। आते थे लोग। तो आ जाते हैं लोग और जिद करते हैं और कहा करते हैं कि भाई हम वी वांट टू वर्क विद यू, समहाउ वी विल प्लान एंड मैनेज। तो गोविंदा ने फिर बड़ी ही ईमानदारी से कहा कि ऐसे बहुत लोग थे जो जबरदस्ती आकर फिल्म साइन करा लेते थे। वो कहते थे कि हम मैनेज कर लेंगे, आप फिक्र मत करो, आप बस फिल्म साइन कर लो। मैडम ने आगे कहा कि लेकिन जो लोग आपके साथ उस फिल्म में काम किया करते थे उनके साथ तो ये अन्याय था कि आप शूट पे आते ही नहीं थे। नहीं, पर जो को एक्टर्स हैं वो तो बैठे रहते थे आपके लिए इंतजार। दे वर आल्सो मेकिंग मनी, दे वर चार्जिंग फॉर इट पर डे के हिसाब से। जैसे 43 फिल्म्स मैंने कादर खान जी के साथ की और 42 फिल्म मैंने शक्ति कपूर जी के साथ की। ये सभी लोगों ने, ये तभी शुरू में फ्लैट में रहा करते थे, सभी लोगों ने बंगले खरीद लिए। तो गोविंदा ने फिर ईमानदारी से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया उन्होंने खूब पैसे कमाए मेरे नाम से। और आप यकीन कीजिए गोविंदा ने यहां जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा। एक जगह भी गोविंदा ने झूठ नहीं बोला। जो भी गोविंदा ने कहा वही सच है। वैसे तो बॉलीवुड में नेताओं के खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन मोदी जी ने कुछ लोगों को दिमागी नक्सल कहा था। और बॉलीवुड में एक छोटा मोटा एक्टर है जिसका नाम है राजेंद्र गुप्ता, तो उसने मोदी जी को जवाब दिया है, जरा सुन लीजिए। लाल किले से चेताया गया है, उसे धमकाया गया है, भारी मुसीबत है वो, ऐसा बताया गया है। कौन है वो दिमागी नक्सल, कहाँ रहता है, मतलब क्या खाता है, कौन सी नौकरी करता है, क्या पाता है, या वो बेरोजगार है? क्या आप जानते हैं उसे? किसी दिमागी नक्सल को आप जानते हैं, बता सकते हैं उसकी पहचान क्या है? तो ऐसे वक्त में जहां आज कोई भी एक्टर कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, पॉलिटिशियंस के खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं चाहता, उस वक्त में राजेंद्र गुप्ता ने मोदी जी के बारे में ऐसी बात कही है जिसको सुनकर सब भौचक्के हैं। सब ये सोच रहे हैं कि इस भाई ने ऐसा क्यों कहा है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि जो बॉलीवुड वाले हैं उनका कुत्तों के प्रति प्यार बहुत ज्यादा है। हर किसी ने कुत्ता पाला हुआ है, हर कोई कुत्तों से प्यार करता है, हर कोई कुत्तों की हमदर्दी करता है, हर कोई कुत्तों के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता है। कुल्फी जावेद को भी कुत्तों से बहुत प्यार है। तो कुल्फी जावेद कहीं गई थी और वहां कुत्ता इसको काटने ही वाला था, बस बच ही गई। और मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर। भाई साहब, मैं इस कुत्ते को इनाम देता अगर ये इसको काट लेता। मैं दुआ करता हूं कि अगर अगली बार कुल्फी जावेद कहीं जाए और वहां कुत्ता हो तो वो कुत्ता इसको जरूर काटे। इसको पता चले कि कुत्तों को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सभी बॉलीवुड वालों को पता चले कि कुत्तों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए।
राम गोपाल वर्मा ने अपनी नई फिल्म पुलिस कंपनी की शूटिंग चालू कर दी है, जिसमें मेन लीड भूमिका निभा रहा है हर्षवर्धन राणे। इस फिल्म में और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि प्रेश रावल, मनोज बाजपेयी वगैरह वगैरह। लेकिन शूटिंग के पहले ही दिन कंट्रोवर्सी भी हो गई। बॉलीवुड में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंडर में सभी वर्कर्स आते हैं। राम गोपाल वर्मा ने 9-10 साल पहले कुछ फिल्में बनाई थी। उस वक्त में उसने वर्कर्स का कुछ पैसा नहीं दिया था, जो तकरीबन 1.3 CR था। तो जिस दिन रामू ने अपने फिल्म की शूटिंग चालू की, उसी दिन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग लोकेशन पर आ गए और शूटिंग रुकवा दी। शूटिंग तकरीबन 2-3 घंटे तक रुकी रही। इसके बाद रामू ने 1.3 CR पेमेंट किया, तब जाकर शूटिंग चालू हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉलीवुड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितनी स्ट्रांग हैं। जैसे कि मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि आज की तारीख में हर किसी को पॉडकास्ट करना है, और ऐसे बहुत सारे भूले बिसरे लोग हैं जो पॉडकास्ट करके अपने आप को सेलिब्रिटी मान रहे हैं। ऐसी ही एक लड़की का पॉडकास्ट मैंने देखा और मुझे पता चला कि ये भी कभी एक्ट्रेस थी, लेकिन कमाल ये है कि मैं इसको नहीं जानता। फराह को लॉन्च किया यश जी ने, हाँ। मंदाकिनी को लॉन्च किया राज कपूर जी ने, और मुझे किया था मनोज कुमार जी ने। तो इस लड़की ने बताया कि मंदाकिनी को राज कपूर साहब ने लॉन्च किया था, फराह को यश चोपड़ा ने लॉन्च किया था, और इसको मनोज कुमार ने लॉन्च किया था। मैडम जी, मैं फराह के बारे में जानता हूं, मंदाकिनी के बारे में भी जानता हूं, लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जानता। मैंने आज पहली दफा आपको देखा है। मुझे आज पहली दफा पता चला है कि आपको भी लॉन्च किया गया था, आप भी किसी फिल्म में आई थी। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को फराह और मंदाकिनी